लॉ बकेट में आपका स्वागत है। आइए आज हम लोग देखते हैं सेलिएंट फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। टॉपिक का नाम है सेलिएंट फीचर्स और इंट्रोडक्शन हम लोग देखते हैं अभी। जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड है और ये जो फोर्स में आया था 26 ऑफ जनवरी 1950 को ये फोर्स में आया था। जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये इस्टेब्लिश करता है फ्रेमवर्क। किस चीज़ का फ्रेमवर्क? ये पॉलिटिकल सिस्टम का फ्रेमवर्क को इस्टेब्लिश करता है। जो गवर्नमेंट के पावर्स हैं उस पावर्स को बताता है, जो सिटीजन्स के राइट हैं उस सिटीजन्स के राइट को बताता है, और जो रिलेशनशिप होगा यूनियन और स्टेट के बीच का उस रिलेशनशिप को भी ये डिफाइन करता है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन को अक्सर कहते हैं ये बैग ऑफ बोरोइंग है। मीन्स एक बैग है और ये बैग में अलग अलग जगह से अलग अलग चीज़ लिया गया है, इसीलिए इसको कहते हैं बैग ऑफ बोरोइंग की। जापान से कुछ प्रोविजन लिया, कुछ साउथ अफ्रीका से, कुछ यूएसए से, कुछ कनाडा से, कुछ जर्मनी से, तो इसीलिए बैग ऑफ बोरोइंग कहते हैं, क्योंकि इसके बहुत सारे फीचर्स दूसरे कॉन्स्टिट्यूशन से इंस्पायर्ड हैं और इसी यूनिकनेस की वजह से, इतने सारे फीचर्स होने की वजह से ये इंडियन कंडीशंस में अडेप्ट कर पाता है। और सबसे पहला हम लोग एक सेलिएंट फीचर्स में देखते हैं, तो सबसे बड़ा है क्या ये? पहला है कि लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। ये दुनिया का सबसे बड़ा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है पूरे वर्ल्ड में। और ये इतना लेंदी क्यों है? क्योंकि ये डिटेल में प्रोविज़न बताता है किसके रिगार्डिंग? यूनियन गवर्नमेंट के रिगार्डिंग, स्टेट गवर्नमेंट के रिगार्डिंग, जुडिशरी, इलेक्शन, इमरजेंसी प्रोविजंस, फंडामेंटल राइट, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, लोकल गवर्नमेंट, मतलब जितनी भी प्रोविजंस हैं उसके बारे में इन डेप्थ बताता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। और साथ ही साथ ये इंक्लूड करता है एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स, स्केड्यूल्स, स्पेशल प्रोविजंस फॉर स्टेट एंड कम्युनिटीज़, जैसे कि नॉर्थ ईस्ट के जैसे स्टेट्स हो गए उसके लिए स्पेशल प्रोविजंस बना हुआ है, तेलंगाना के लिए बना हुआ है। और और जो कम्युनिटीज़ हैं जैसे शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, इन सब के लिए भी बना हुआ है, स्पेशल प्रोविजंस बना हुआ है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। और तीसरा क्या है, इसका वजह क्या है? इंडिया जो है बहुत ही वास्ट साइज़ है, इसके लैंग्वेज अलग अलग हैं, बहुत अलग अलग के तरह के रिलीजन हैं, यहाँ का कल्चर अलग है, ज्योग्राफी अलग है। इन सबको के बारे में भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सब कुछ का प्रोविजन बना हुआ है, जैसे कि लैंग्वेज दिया हुआ है 8 शेड्यूल्स में। रिलीजन भी फंडामेंटल राइट के अंदर रिलीजन दिया हुआ है। कल्चर एंड कल्चर एंड सोशोलॉजिकल राइट्स के बारे में दिया हुआ है। ज्योग्राफी जो लैंड है उसके बारे में भी मेंशन किया गया है। प्रेजेंट में देखें, अभी अगर 2026 में देखें तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन के अराउंड 448 आर्टिकल्स है, 12 शेड्यूल्स है और 100 प्लस अमेंडमेंट हो चुका है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। दूसरा सेलिएंट फीचर क्या है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो अपना जो है अलग अलग प्रोविजंस को अलग अलग कंट्री से बोरो किया है। फॉर एग्जांपल यूनाइटेड किंगडम से क्या हम लोग बोरो किए हैं? मीन्स इंग्लैंड, इंग्लैंड से हम लोगों ने क्या बोरो किया है? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट। रूल ऑफ लॉ जो है किसके बारे में? एवी डायसी जो दिया है रूल ऑफ लॉ। सिंगल सिटीजनशिप। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट क्या होता है? ऐसा गवर्नमेंट जिसका जो हेड होगा वो प्राइम मिनिस्टर होगा, प्रेसिडेंट नहीं होता है। यूनाइटेड स्टेट्स मीन्स अमेरिका से हम लोगों ने क्या बोरो किया है? फंडामेंटल राइट जो हम लोग का है। फिर जुडिशियल रिव्यू जो दिया हुआ है हमारा आर्टिकल 13 में, फंडामेंटल राइट 12 से लेके 35 के बीच में दिया हुआ है आर्टिकल। और फिर इम्पीचमेंट के बारे में दिया हुआ है। इम्पीचमेंट जो हो जाता है सुप्रीम कोर्ट के जजों उसका, और फिर हाई कोर्ट के जजों का होगा। और फिर कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल का। फिर आयरलैंड से हम लोगों ने क्या फॉलो किया है? आयरलैंड से हम लोग डीपीएसपी लिए हैं हम लोगों ने। ये डीपीएसपी दिया हुआ है आर्टिकल 36 से लेके 51 तक में है। फिर कनाडा से हम लोगों ने फेडरल सिस्टम विद स्ट्रॉन्ग सेंटर। फेडरल सिस्टम विद स्ट्रॉन्ग सेंटर मीन्स हमारा तो है, मीन्स फेडरल है, मीन्स पावर जो है डिवाइडेड है सेंटर और स्टेट के बीच में, पर स्टेट के कंपैरिजन में सेंटर को ज़्यादा मजबूत बनाया गया है। ऑस्ट्रेलिया से कंकरेंट लिस्ट के बारे में दिया हुआ है। कंकरेंट लिस्ट जो है कि हमारा 7th शेड्यूल में जो है 3 लिस्ट हैं, लिस्ट 1, लिस्ट 2 और लिस्ट 3। लिस्ट 3 जो है कंकरेंट लिस्ट, जिसके ऊपर यूनियन पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर दोनों लॉ बना सकता है। ज्वाइंट सिटिंग का भी प्रोविजन वहीं से लिया गया है। ज्वाइंट सिटिंग में क्या होता है कि जो लोकसभा और राज्यसभा एक साथ बैठ के किसी बिल को पास करवाते हैं,
जर्मनी से हम लोगों ने इमरजेंसी प्रोविजंस लिया हुआ है। साउथ अफ्रीका से हम लोग ने कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंडमेंट का जो प्रोसीजर है वो साउथ अफ्रीका से लिया है। मेंशन किसमें? आर्टिकल 368 में ये मेंशन्ड है। फिर सोवियत यूनियन से हम लोगों ने क्या लिया है? फंडामेंटल ड्यूटीज़। फंडामेंटल ड्यूटीज़ किसमें है? 51A में है फंडामेंटल ड्यूटीज़। ये कॉम्बिनेशन ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी मीन्स हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड भी है, फ्लेक्सिबल भी है। रिजिड इसलिए है क्योंकि ये रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, और फ्लेक्सिबल जो है, फ्लेक्सिबल वैसे कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं जो नॉन रिटन होते हैं। फॉर एग्जांपल ब्रिटेन का, यूके का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो नॉन रिटन है, इसीलिए उनको अमेंड करना बहुत आसान है। और जबकि यूएसए का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, इसलिए उनको अमेंड करना बहुत मुश्किल है। पर हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका जो अमेंडमेंट का प्रोसीजर है और जो भी है वो बोथ रिजिड और फ्लेक्सिबल दोनों है। एक कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? रिजिड होगा अगर उसका अमेंडमेंट डिफिकल्ट होगा, फ्लेक्सिबल होगा अगर अमेंडमेंट आसान होगा। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो पार्टली रिजिड है और पार्टली फ्लेक्सिबल है। फ्लेक्सिबल अमेंडमेंट देख लेते हैं। जैसे कुछ प्रोविजंस हैं जो कि सिंपल मेजॉरिटी से उनको अमेंड किया जा सकता है, जैसे कि कुछ नए स्टेट्स को बनाना, या फिर जो कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज़ हैं जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस हो गए, हाई कोर्ट के जजेस हो गए, या फिर और डिग्निटरीज हो गए, जिनका जो सैलरीज है, या स्पीकर हो गए, स्पीकर ऑफ द लोकसभा हो गए, अगर इनका सैलरीज अगर बढ़ाना घटाओ सिंपल मेजॉरिटीज कर सकते हैं। सिटीजनशिप, जो सिटीजनशिप है कुछ रेस्पेक्ट में इसको भी सिंपल मेजॉरिटी से कर सकते हैं। रिजिड, रिजिड अमेंडमेंट किस में होता है? रिजिड अमेंडमेंट में सबसे पहले प्रोविजंस क्या होता है कि इसमें उसको करने के लिए लोकसभा में मीन्स पार्लियामेंट में स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए। फॉर एग्जांपल 2/3 मेजॉरिटी चाहिए। अगर सिंपल मेजॉरिटी बस 51% होता है तो ये 2/3 मेजॉरिटी हो गया 75%। रेटिफिकेशन बाय एटलीस्ट हाफ ऑफ द स्टेट। एज फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास 28 स्टेट हैं तो उसका हाफ ऑफ द स्टेट मीन्स 14 स्टेट उसको रेटिफाई करेगा। एग्जाम्पल प्रेसिडेंट का इलेक्शन किस तरह से होगा। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर, लेजिस्लेटिव पावर जो है ये किसके बारे में बता रहा है? ये फेडरल फ्यूचर है। मीन्स पावर जो है डिवाइडेड है हमारा सेंटर और स्टेट के बीच में। जुडिशरी, अगर जुडिशरी में भी कुछ ज़्यादा अमेंडमेंट करना हो तो उसके लिए भी हम लोग को स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए, मीन्स 2/3 मेजॉरिटी चाहिए। रिप्रेजेंटेशन ऑफ द स्टेट मीन्स यहाँ पे भी फेडरल नेचर को प्रोटेक्ट करने के लिए स्पेशल मेजॉरिटी दिया गया है। इसीलिए इसका कह रहे हैं कि इंडिया एक मिडिल पाथ को फॉलो करता है। चौथा क्या है? फेडरल सिस्टम विथ ए यूनिटरी बायस, मीन्स फेडरल सिस्टम है जिसमें यूनिटरी बायसनेस है। मीन्स सेंटर को ज़्यादा पावर दिया गया है। फेडरल तो है, पावर डिवाइडेड है स्टेट्स और सेंटर के बीच में, पर ज़्यादा पावर स्टेट सेंटर को दिया गया है स्टेट के कंपैरिजन में। तो इसीलिए इंडिया को कहा जाता है कि एक फेडरल पॉलिटी है जिसका स्ट्रॉन्ग सेंटर है। फेडरल फीचर्स क्या क्या हो गए? फेडरल फीचर में डुअल गवर्नमेंट मीन्स यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। मीन्स पावर डिवाइडेड किस में बीच में है? पावर डिवाइडेड है हमारा सेंटर और स्टेट के बीच में। रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन, जो रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन है ये हम लोगों का मीन्स हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पूरी तरह से इसको पास कराया गया था। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा इसको बनाया गया और इसको पास कराया गया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है। डिवीजन ऑफ द पावर, पावर जो डिवाइडेड है लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बीच में पावर डिवाइडेड है। इंडिपेंडेंट जुडिशरी मीन्स हमारा जो जुडिशरी है ये इंडिपेंडेंट है। मीन्स यहाँ पे कोलेजियम सिस्टम काम करता है, जो मीन्स इसमें जुडिशियल अपॉइंटमेंट में एग्जीक्यूटिव या लेजिस्लेटिव का कोई रोल नहीं है। जजेस ही अपने आप को अपॉइंट करते हैं। इससे सुप्रीमेसी बनी रहती है और सुप्रीमेसी और इंडिपेंडेंस जुडिशरी की बनी रहती है। बाई कैमरल लेजिस्लेचर ऑफ द यूनियन, बाई कैमरल में मीन्स वहाँ पे लोकसभा भी है और राज्यसभा भी है। लोकसभा हम लोगों का क्या हो जाता है? हाउस ऑफ द पीपल। और राज्यसभा हो गया, ये आप गाइज आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे। यूनिटरी फीचर्स, यूनिटरी फीचर्स हो गया हमारा सिंगल सिटी, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन। दूसरा सिंगल सिटीजनशिप। सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स सेंटर के लिए मीन्स पूरे इंडिया के लिए एक ही कॉन्स्टिट्यूशन होगा, नो अदर कॉन्स्टिट्यूशन।
और सिंगल सिटीजनशिप मीन्स आप इंडियन सिटीजन हो, ना कि किसी स्टेट के सिटीजन हो, ना कि आप केरला के सिटीजन हो, ना तमिलनाडु के सिटीजन हो, आप इंडिया के सिटीजन हो। स्ट्रॉन्ग सेंटर मीन्स यहाँ पे जो सेंटर है स्टेट के कंपैरिजन में स्ट्रॉन्ग है, मीन्स इसके पास ज़्यादा पावर है। अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर बाय द सेंटर, जो स्टेट के जो गवर्नर हैं, स्टेट के जो गवर्नर हैं उसको अपॉइंट करने का जो अथॉरिटी दिया गया है वो यूनियन पार्लियामेंट के पास है। मीन्स प्रेसिडेंट, सॉरी यूनियन पार्लियामेंट नहीं, प्रेसिडेंट के पास है वो पावर। और प्रेसिडेंट किसके काम एडवाइस पे काम करता है? आर्टिकल 74 ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। इमरजेंसी प्रोविजंस कन्वर्ट सिस्टम इनटू यूनिटरी वन। मीन्स जब इमरजेंसी प्रोविजंस लगते हैं, इमरजेंसी प्रोविजंस हमारा आर्टिकल 356 से आर्टिकल 360 तक है। जब ये प्रोविजंस हम लोगों का लगता है तो हम लोग का फेडरल फॉर्म छोड़ के यूनिटरी की ओर शिफ्ट हो जाता है। मीन्स सारा पावर मोस्टली पार्लियामेंट या यूनियन लेजिस्लेचर, यूनियन पार्लियामेंट को मिल जाता है, यूनियन गवर्नमेंट को मिल जाता है। पार्लियामेंट जो है स्टेट की बाउंड्रीज को अल्टर कर सकती है, जो स्टेट्स हैं उसकी बाउंड्रीज को जो अल्टर करने का काम पार्लियामेंट के पास है, पावर है। तो अगर हम लोग देखें तो हम लोग का क्लासिक सेंस मीन्स क्लासिक फेडरेशन नहीं है, ट्रू सेंस में फेडरेशन नहीं है, जैसे कि यूएसए। यूएसए में क्या है, स्टेट और सेंटर दोनों को बराबर। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट होता है, वहाँ पे हेड जो होता है वो प्राइम मिनिस्टर होता है, प्रेसिडेंट नहीं होता है। प्रेसिडेंट जो होता है यूएसए में होता है या अदर कंट्रीज़ में है, पीएम इंडिया में है या ऑस्ट्रेलिया या यूके। जो इंडिया ने अडॉप्ट किया अपना पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट, उसको ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम से अडॉप्ट किया है। इसके मेन फीचर क्या है? इसके मेन फीचर ये है नॉमिनल एंड रियल एग्जीक्यूटिव। जो प्रेसिडेंट होगा वो नॉमिनल एग्जीक्यूटिव होता है, मीन्स ही इज हेड फॉर द नेम सेक ओनली, मीन्स रियल पावर लाइज इन द प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ द मिनिस्टर्स, रियल एग्जीक्यूटिव। रेलिवेंट आर्टिकल्स हम लोगों का क्या है? आर्टिकल 53, आर्टिकल 74, आर्टिकल 75। आर्टिकल 53 है, ये प्रेसिडेंट से के बारे में बात करता है। 74 और 75 काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में बात करता है। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं होते हैं वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं लोकसभा में। अगर लोकसभा में नो कॉन्फिडेंस मोशन पास करा दिया जाता है तो होल मिनिस्ट्री रिजाइन करना पड़ता है। जैसे कि अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, अगर कोई गवर्नमेंट है और ए गवर्नमेंट का पीएम है पी और इसके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं सी, और लोकसभा में अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन पास करा दिया जाता है तो सी के अंदर जितने भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के अंदर जितने भी मेंबर हैं सबको रिजाइन करना पड़ेगा। क्लोज रिलेशन बिटवीन एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर, मिनिस्टर जो भी होते हैं जनरली वो पार्लियामेंट का भी पार्ट होते हैं और लेजिस्लेटिव के प्रोसीडिंग में भी पार्ट लेते हैं वो लोग। जो मिनिस्टर्स होते हैं वो तो एमपी होते हैं, और जो एमपी होते हैं और साथ ही साथ ये लोग पार्लियामेंट के प्रोसीडिंग में भी पार्ट करते हैं। और जो होते हैं मिनिस्टर, जो हेड होते हैं किसी डिपार्टमेंट के भी हेड होते हैं, तो वो एग्जीक्यूटिव हेड भी हैं और फिर पार्लियामेंट के भी पार्ट हैं। तो इनके बीच में क्लोज रिलेशनशिप है बेस एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के बीच में। पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी कंबाइंड विद जुडिशियल सुप्रीमेसी, इंडिया जो है एक बहुत ही डेलिकेट बैलेंस को अपनाता है पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी और जुडिशियल सुप्रीमेसी के बीच में। मीन्स यहाँ पे पार्लियामेंट भी अपने स्फेयर में सुप्रीम है और जुडिशरी भी अपने स्फेयर में सुप्रीम है। तो पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी कहाँ पे है? ये यूके में है, मीन्स ब्रिटेन में है। और जुडिशियल सुप्रीमेसी कहाँ है? ये अमेरिका में है। पार्लियामेंट क्या कर सकता है? पार्लियामेंट लॉ बना सकता है, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकता है। और जुडिशरी क्या कर सकती है? जुडिशरी किसी भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल लॉ को वॉइड डिक्लेयर कर सकती है। फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करती है। जुडिशियल रिव्यू करती है। जुडिशियल रिव्यू किस में दिया हुआ है? हम लोग का आर्टिकल 13 में दिया हुआ है जुडिशियल रिव्यू। फंडामेंटल राइट आर्टिकल 12 से लेकर 35 के बीच में है। और ये क्या करती है? कोई भी जो लॉ बनाया गया है उस लॉ को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करती है अगर वो फंडामेंटल राइट्स के इन डेरोगेशन में है। तो यहाँ पे इंडिया में नाइदर पार्लियामेंट सुप्रीम है ना जुडिशरी सुप्रीम है। सुप्रीम कौन है? कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है हमारे यहाँ।
फिर फंडामेंटल राइट देखते हैं। फंडामेंटल राइट पार्ट 3 में दिया हुआ है, जो कि आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक में है, और ये फंडामेंटल राइट्स को गारंटी करता है। अब हम लोग मेजर राइट्स देख लेते हैं। फंडामेंटल राइट्स में राइट टू इक्वालिटी है। राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक में है। राइट टू फ्रीडम, फ्रीडम जो है आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक में है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, ये आर्टिकल 23 से लेकर 24 तक में है। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ये आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक है। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, ये है 29 से लेकर 30। कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी आर्टिकल 32 में मेंशन है। जो बी आर अम्बेडकर हैं वो कहते हैं आर्टिकल 32 के बारे में कि ये कॉन्स्टिट्यूशन का वेरी सोल एंड हार्ट है। हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किस आर्टिकल को कहा गया? ये आर्टिकल 32 को कहा गया। और किसने कहा है? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कहा है। बी आर अम्बेडकर ने कहा है कि ये हार्ट एंड सोल है कॉन्स्टिट्यूशन का। कौन सा? आर्टिकल 32। फंडामेंटल राइट क्या करता है? ये इंडिविजुअल लिबर्टी को प्रोटेक्ट करता है, ये गवर्नमेंटल पावर को लिमिट करता है, और इसको कोर्ट के द्वारा इन्फोर्स किया जा सकता है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी, ये पार्ट 4 में मेंशन है, और ये आर्टिकल 36 से लेके 51 तक में है। जो फंडा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी है, ये नॉन जस्टिसिएबल है। मीन्स अगर इसका डीपीएसपी का अगर वायलेशन होता है तो आप कोर्ट जाके इसको इन्फोर्स नहीं करवा सकते हैं। ये फंडामेंटल इन गवर्नेंस होती है। मीन्स जो गवर्नमेंट जो होगी वो इस डीपीएसपी को ध्यान में रखते हुए गवर्नेंस करेगी। और साथ ही साथ ये गाइडलाइंस देता है, स्टेट को गाइडलाइंस देता है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका ऑब्जेक्टिव रहता है डीपीएसपी का सोशल जस्टिस करना, सोसाइटी में सबको इक्वली ट्रीट करना, और कोई भी डिस्क्रिमिनेशन है उसको रिमूव करना। इकोनॉमिक जस्टिस मीन्स यहाँ पे सबको इकोनॉमिकली डेवलप करने का जो है स्टेट एक समान अवसर प्रोवाइड कराएगी। पॉलिटिकल जस्टिस में हो गया कि जो भी है आपको इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने का, या फिर आपको पॉलिटिकल ओपिनियन का रखने का राइट दिया जाएगा। वेलफेयर स्टेट होगा, मीन्स यहाँ पे जो लॉ बनाया जाएगा पीपल के वेलफेयर के लिए बनाया जाएगा। अब एग्जांपल देख लेते हैं। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, फ्री लीगल एड, जो फ्री इक्वल पे मीन्स वुमेन और मैन को काम जो है समान काम के लिए समान वेतन मिलेगा, मीन्स इक्वल मिलेगा उनको, वेजेस मिलेगा। फ्री लीगल एड, अगर कोई इंडिजेंट पर्सन है या अपना कोई वकील या अपना कानूनी सलाहकार नहीं रख सकता है तो उसको गवर्नमेंट फ्री लीगल एड देगी। यूनिफॉर्म सिविल कोड है यहाँ पे। मीन्स यहाँ पे जो भी है मैरिज, सक्सेशन, प्रॉपर्टी राइट्स से जो भी रिलेटेड है इसके लिए एक सेम लॉ बनेगा, जो कि इरिस्पेक्टिव ऑफ द रिलीजन्स, मीन्स इट विल अप्लाई इक्वली ऑन हिंदू, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन। रिलीजन को ध्यान में रख के एक कंट्री के लिए होल लॉ बनेगा। और साथ ही साथ ये इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करेगा, और ये इंटरनेशनल पीस को भी प्रमोट करता है। फंडामेंटल ड्यूटीज़, जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है ये हम लोगों ने यूएसएसआर, सोवियत यूनियन से लिया है। और इसमें क्या है? 42nd अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू, 42nd अमेंडमेंट 1976 के थ्रू इसको कॉन्स्टिट्यूशन में इंसर्ट किया गया, और इसको इंसर्ट किया गया आर्टिकल 51A में। हम लोगों को कितने फंडामेंटल राइट है? अभी हम लोग का 11 फंडामेंटल ड्यूटीज है। फंडामेंटल ड्यूटीज है, और एग्जांपल के लिए कि सिटीजन्स की ये ड्यूटी है कि वो कुछ काम करे अपने देश के प्रति। जैसे क्या? कॉन्स्टिट्यूशन का रिस्पेक्ट करे, पब्लिक प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करे, हारमोनी अपनाए, साथ ही साथ साइंटिफिक टेम्पर को डेवलप करे, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करे। जो भी ये एडुकेशन है अपने अपने चिल्ड्रन को 6 से लेके 14 वर्ष के अपने बच्चों को एडुकेशन प्रोवाइड करवाए। अब नेक्स्ट सैलिएंट फीचर देखते हैं हम लोगों का क्या है। इंडिपेंडेंट जुडिशरी, मीन्स जुडिशरी इंडिपेंडेंट है, ये एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव के अंडर नहीं है और उनके दबाव में काम नहीं करती है। कॉन्स्टिट्यूशन जो इस्टेब्लिश करता है कि एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी होगा जिसका हेड किया जाएगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा। और इंडिपेंडेंस को क्या क्या इंश्योर करता है? सबसे पहले सिक्योरिटी ऑफ द टेन्योर ऑफ द जजेस, मीन्स जो जजेज हैं उसको 65 ईयर्स के पहले, उनके रिटायरमेंट के पहले उनको रिमूव नहीं किया जाएगा।
उनका सर्विस कंडीशन फिक्स्ड है, मीन्स उनके सैलरीज, रेम्यूनरेशन और जो जो टर्म्स एंड कंडीशन है, जो भी है सब कुछ उनका फिक्स्ड है, उनको कोई भी चेंज नहीं किया जाएगा टू देयर डिसएडवांटेज। और जो सैलरीज है चार्ज ऑन कॉन्सिलोड, जो सैलरीज जो जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट के होंगे उनको मिलेगा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से। डिफ़िकल्ट रिमूवल प्रोसीजर, जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं ये डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर के अंदर काम नहीं करते हैं, मीन्स इनको जो आर्टिकल 310 है, 310 के तहत जो गवर्नर और प्रेसिडेंट का जो प्लेजर होता है उस प्लेजर के तहत उनको रिमूव नहीं किया जा सकता है। इनको रिमूव करने का एक ही तरीका है, वो है इम्पीचमेंट। पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल रिव्यू किसमें है? आर्टिकल 13 में जुडिशियल रिव्यू कर सकते हैं, मतलब कोई भी लॉ अगर फंडामेंटल राइट के इन डेरोगेशन में है तो उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर किया जा सकता है। फंक्शंस ऑफ, फंक्शंस क्या है? ये कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करने का काम कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट करता है। प्रोटेक्टर ऑफ फंडामेंटल राइट कौन है? सुप्रीम कोर्ट है प्रोटेक्टर ऑफ फंडामेंटल राइट। गार्जियन ऑफ द फेडरल स्ट्रक्चर मीन्स जो फेडरल स्ट्रक्चर है पार्लियामेंट, मीन्स जो पावर है वो सेंटर और स्टेट के बीच में डिवाइडेड है, और इस पावर का जो डिवीज़न होगा मीन्स इस चेक एंड बैलेंस को जो मेंटेन करता है, देखने का काम करता है। कोई एक दूसरे के ऊपर पावर तो असर्ट नहीं कर रहा है तो उसको देखने का काम भी सुप्रीम कोर्ट करेगा। फाइनल कोर्ट ऑफ द अपील मीन्स अपील के मैटर में सुप्रीम कोर्ट हाईएस्ट है, इसके ऊपर कोई भी नहीं है। जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल रिव्यू का मतलब ये होता है कि कोर्ट के पास पावर है कि अगर कोई भी लॉ या फिर कोई भी एग्जीक्यूटिव एक्शन जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के इन डेरोगेशन में हो तो उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर सकती है। ये कौन करेगी? ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन करता है, मीन्स सुप्रीम कोर्ट, कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम कोर्ट को पावर दिया है। अगर कोई लॉ कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करता है तो सुप्रीम कोर्ट उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल या वॉइड डिक्लेयर कर सकती है। ये जो पावर है मोस्टली डिराइव किससे? आर्टिकल 13 से, और ये सब रिलेटेड आर्टिकल्स हैं। आर्टिकल 32, आर्टिकल 131 से 136, आर्टिकल 226 और 227, ये भी सुप्रीमेसी ऑफ द जुडिशियरी के आर्टिकल्स हैं। और ये सब आर्टिकल्स क्या करते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन का सुप्रीमेसी के बताते हैं, प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स के बारे में बात करते हैं, और चेक्स एंड बैलेंस के बारे में भी ये बात करते हैं। सेकुलर स्टेट मीन्स इंडिया जो है सेकुलर स्टेट है, और जो सेकुलर शब्द है प्रियम्बल में इंसर्ट किया गया था 42nd अमेंडमेंट 1976 के द्वारा। मीन्स स्टेट के सेकुलर का मतलब होता है स्टेट के पास कोई अपना रिलीजन नहीं है, ये सारे रिलीजन को इक्वली ट्रीट करेगी, ये किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगी ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, और ये रिलीजन को प्रोटेक्ट करेगी, साथ ही साथ रिलीजियस फ्रीडम भी देगी। और ये हमारा रिफ्लेक्ट किया गया है आर्टिकल 25 से लेके 28 तक, और ये 14 से 16 तक हमारा राइट टू इक्वालिटी के बारे में बात कर रहा है कि कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन। और थर्ड क्या है हमारा? सोशलिस्ट स्टेट। जो टर्म सोशलिस्ट है इसको भी इंसर्ट किया गया था 42nd अमेंडमेंट 1976 से। जो इंडियन सोशलिज्म का मतलब क्या होता है? यहाँ पे डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है, मीन्स पावर जो है पीपल के हाथ में लाया करती है। मिक्स्ड इकोनॉमी है, मीन्स वी नीदर हैव फुल्ली कैपिटलिस्टिक सोसाइटी नॉट फुल्ली सोशलिस्ट, वी हैव ए मिक्सचर ऑफ बोथ। मीन्स जो इकोनॉमी है ना तो पूरी तरह से कैपिटलिस्टिक है ना ही पूरी तरह से सोशलिस्टिक है, हमारा मिक्स्ड इकोनॉमी है। सोशल जस्टिस है यहाँ पे, मीन्स सोशल में मीन्स सोसाइटी में सबको बढ़ने का समान अवसर कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है। रिडक्शन ऑफ इन इक्वालिटीज़, जो इन इक्वालिटीज़ हैं हमारे सोसाइटीज़ के अंदर, उस इन इक्वालिटीज़ को दूर करने का काम भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन करता है। जो स्टेट होता है, स्टेट का काम होता है एक वेलफेयर स्टेट को क्रिएट करना। वेलफेयर स्टेट मतलब जो स्टेट है वो पुलिस स्टेट नहीं है जो सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर नहीं देखेगी, वो साथ ही साथ लोगों का एडुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर और जो पब्लिक पॉलिसी है सब कुछ को देख के लोगों का डेवलपमेंट का काम करेगी, तो वही वेलफेयर स्टेट होता है। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वेल्थ मीन्स जो सोसाइटी में है कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा ऐसा प्रोविज़न दिया हुआ है कि किसी भी इंडिविजुअल के पास कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ सोसाइटी का नहीं हो जाएगा। मीन्स रिच गेटिंग रिचर एंड पुअर गेटिंग पुअरर, मीन्स
सोसाइटी को इस तरीके से नहीं, इस डायरेक्शन में नहीं जाने देगा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस, सोसाइटी में कोई भी किसी भी प्रकार का भेदभाव ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पे नहीं होगा। और इकोनॉमिक जस्टिस होगा मीन्स यहाँ पे सबको सबको इकोनॉमी जनरेट करने का और उसमें पार्टिसिपेट करने का मौका दिया जाएगा। यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज मतलब कोई भी पर्सन 18 साल का जो एभव है वो वोट कर सकता है, उसके पास वोट करने का अधिकार हो, बट दे आर सम कंडीशंस। और जो वोटिंग राइट है मीन्स वो 21 ईयर से रिमूव करके 18 ईयर पे कर दिया गया था। 1 ईयर को हटा के 18 ईयर कर दिया गया था 61st अमेंडमेंट से। और इक्वल यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी से क्या होता है, पॉलिटिकल इक्वालिटी होता है। मीन्स आप सबको समान अवसर देते हैं कि वो पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट कर पाए। आप उनके ऊपर कोई रीजनेबल मीन्स अननेसेसरी रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाते हैं। और डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन हो मीन्स जो जनता है वो गवर्नमेंट के फॉर्मेशन में और उसके मैनेजमेंट में और गवर्नमेंट किस प्रकार से चलेगा उसमें पार्टिसिपेट करेगी। और सैलेंट फीचर एक और क्या है, सिंगल सिटीजनशिप। जो हमारा कंट्री है यहाँ पे सिंगल सिटीजनशिप है, जबकि यूएसए में डुअल सिटीजनशिप होता है। मीन्स वहाँ पे स्टेट का भी सिटीजनशिप बनेगा और अमेरिका का भी सिटीजनशिप बनेगा। इससे क्या होता है, सिंगल सिटीजनशिप से देश में यूनिटी आती है, रीजनल डिवीजन नहीं होता है। जैसे कि कोई पर्सन नहीं कहेगा कि मैं तमिलनाडु का सिटीजन हूँ या मैं यूपी का सिटीजन हूँ, मैं इंडिया का सिटीजन हूँ। इससे देश के अंदर नेशनल यूनिटी आती है, इससे देश के अंदर इक्वालिटी आती है। वी ऑल आर इक्वल्स, वी ऑल आर इंडियंस। इमरजेंसी प्रोविजन, जो इमरजेंसी प्रोविजन है ये पार्ट 18 में है। और ये जो इमरजेंसी प्रोविजन जितने भी आर्टिकल्स हैं ये 352 से लेके 360 तक है। इमरजेंसी प्रोविजन वैसे प्रोविजन होते हैं जो देश आपातकाल की स्थिति में जब होता है उसको इमरजेंसी कहते हैं। और से रिलेटेड जो प्रोविजंस है वो हमारे आर्टिकल 352 से लेके आर्टिकल 360 तक में दिया हुआ है। और इमरजेंसी, इमरजेंसी कितने प्रकार के इमरजेंसी है, सबसे पहला नेशनल इमरजेंसी है जो कि नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 352 में दिया हुआ है। स्टेट इमरजेंसी में या प्रेसिडेंट रूल है वो आर्टिकल 356 में दिया हुआ है। फाइनेंशियल इमरजेंसी 360 में दिया हुआ है। फाइनेंशियल इमरजेंसी आज तक इंडिया में नहीं लगा है। और साथ ही साथ जो प्रेसिडेंट रूल्स है वो तो बहुत बार लग चुका है इंडिया में। इमरजेंसी के दौरान क्या होता है, जो सेंटर होता है वो पावरफुल बन जाता है और जो फेडरल फ्यूचर है वो यूनिटरी के ऊपर भारी पड़ जाता है। मीन्स फेडरल फ्यूचर नहीं होके यूनिटरी प्रोमिनेंट होता है। मीन्स जो है कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स यूनिटरी फीचर्स को प्रमोट करने लग जाता है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इमरजेंसी। जो इमरजेंसी प्रोविजंस होते हैं ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट फीचर होता है यूनिटरी फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का। यूनिवर्सल वैल्यूज इन द प्रियम्बल के अंदर कुछ यूनिवर्सल वैल्यूज भी दिए हुए हैं। सबसे पहले सोवरेन है, मीन्स इंडिया अपने आप में सोवरेन है, वो बाहरी ताकतों के द्वारा नहीं चलाया जाता है और ना ही कोई इसको डिक्टेट कर सकता है। सोशलिस्ट, यहाँ पे सोसाइटी में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रिसोर्सेस होगा। सेकुलर, यहाँ पे इंडिया का कोई भी अपना स्टेट रिलीजन नहीं होगा। डेमोक्रेटिक, जो गवर्नमेंट होगी पीपल के द्वारा होगी। रिपब्लिक, जो हेड ऑफ द स्टेट होगा वो इलेक्टेड होगा, नॉमिनेटेड नहीं होगा। इलेक्टेड जैसे यहाँ का प्रेसिडेंट इलेक्टेड है, नॉमिनेटेड वो होता है जैसे कि यूके की किंग और क्वीन, ये नॉमिनेटेड होते हैं। दे बिकम किंग एंड क्वीन बाय द वर्च्यू ऑफ देयर बर्थ। और ये सब जो है ये क्या कराते हैं, प्रेम्बल्स के फ्यूचर जस्टिस देती है। मीन्स सबको न्याय का काम प्रोवाइड कराने का काम करती है, न्याय का। और साथ ही साथ ये लिबर्टी देती है, एक तरह से आज़ादी दी, इक्वालिटी, सबको समानता का अधिकार दिया। फ्रेटर्निटी मीन्स भाईचारा, बंधुत्व का फंक्शन दिया गया।
प्रियम्बल जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की फिलॉसफी को बताता है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका क्या विचारधारा है, उसका क्या ऑब्जेक्टिव है और लोगों की क्या आकांक्षा महत्वाकांक्षा है, इसको कौन बताता है? प्रियम्बल बताता है। आइए हम लोग सैलिएंट फीचर्स के बारे में देख लेते हैं और ज़्यादा। जो कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारे इंडिया का सिर्फ और सिर्फ एक लीगल डॉक्यूमेंट नहीं है, ये एक चार्टर है गवर्नेंस का। मीन्स गवर्नेंस कैसे कैरी आउट किया जाएगा, ये कॉन्स्टिट्यूशन को बताता है गवर्नमेंट को। और साथ ही साथ ये लोगों की महत्वाकांक्षा और उसकी आइडियल चीज़ को बताता है। साथ ही साथ ये ऐसे स्ट्रक्चर, गवर्नमेंट के स्ट्रक्चर को स्टैब्लिश करता है, फंडामेंटल राइट्स को बताता है। मीन्स फंडामेंटल राइट की गारंटी करता है। मीन्स आपका कोई राइट ले नहीं सकता है। ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ले डाउन करता है, किस लिए? फॉर द वेलफेयर स्टेट। वेलफेयर स्टेट क्या होता है? जो कि स्टेट पीपल्स की सुविधा और उनकी तरक्की और उनके डेवलपमेंट के लिए जो लॉ बनाता है। प्रोवाइड मैकेनिज्म बिटवीन बैलेंस बिटवीन लिबर्टी एंड अथॉरिटी। मीन्स यहाँ पे स्वतंत्रता और शासन के बीच में एक बैलेंस बनाया जाता है। साथ ही साथ ये एक बैलेंस बनता है यूनियन मीन्स सेंटर और स्टेट के बीच में बैलेंस बनाने का काम कॉन्स्टिट्यूशन करता है। और हम लोग का डिस्टिंक्ट फीचर क्या है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का कि एक रिटन है और लेंदी कॉन्स्टिट्यूशन है। मीन्स पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट है। फेडरल सिस्टम है जिसमें यूनिटरी बायसनेस है। मीन्स फेडरल सिस्टम होते हुए में यूनिटरी के एलिमेंट ज़्यादा हैं। जुडिशरी यहाँ की इंडिपेंडेंट है। जुडिशियल रिव्यू के प्रोविजंस हैं। फंडामेंटल राइट जो है उसको गारंटीड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन है। और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी जो है वेलफेयर का पॉलिसी बनाने में मदद करती है। फंडामेंटल ड्यूटीज मीन्स सिटीजन्स के भी कुछ ड्यूटी हैं। सिंगल सिटीजनशिप यहाँ पे मीन्स एक ही सिटीजनशिप होगा, वो भी इंडिया का। ब्लेंड है और रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। जो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट फ्लेक्सिबल भी है और रिजिड भी है, दोनों का मिश्रण है। और इसको इसलिए किया गया है ताकि कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बदलते हुए सोसाइटी के हिसाब से, इकोनॉमी के हिसाब से खुद को बदल सके और खुद को डेवलप कर सके। तो इसलिए कहा जाता है जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया का, वो एक लिविंग डॉक्यूमेंट है, जो जीवित डॉक्यूमेंट है और खुद को हमेशा इवॉल्व करता रहता है। और जो ये कॉन्स्टिट्यूशन है ये जस्टिस प्रोवाइड करने का काम करता है, स्वतंत्रता देता है, समानता देता है और बंधुत्व का बात बताता है सारे सिटीजन्स के बीच में। और ये इंडियन डेमोक्रेसी को और ज़्यादा मजबूत बनाता है। कॉन्स्टिट्यूशन ही है जो कि हमारे कंट्री को और ज़्यादा मजबूत और यूनिटी एंड इंटीग्रिटी करता है इस डाइवर्स नेशन का। और साथ ही साथ इंडिया को एक सक्सेसफुल कंट्री बनाने में सहयोग करता है। तो थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग दिस, और ये हमारा वीडियो यहीं पे समाप्त होता है।